बाजार चल रहे हैं लाइफ टाइम हाई के नजदीक और पिछला एक साल पिछली दिवाली से इस दिवाली तक अच्छे खासे रिटर्न्स बने हैं बाजार में। लेकिन ये अलग बात है कि कितने लोगों ने पैसा इस बाजार में बनाया है। जी हाँ, बनाया उन्हीं ने जिन्होंने बाजार पर भरोसा किया है, इकोनॉमी पर भरोसा किया है, कंपनियों पर भरोसा किया है और इस भरोसे के साथ इस बाजार में डटे रहे हैं। जी हाँ, हर दिवाली पर हम एक रिचुअल करते हैं, एक खास इंटरव्यू, और उस शख्सियत से आप सब हमेशा मिलना चाहते हैं जिन्हें उनके दोस्त रॉकी के नाम से जानते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें भैया कहते हैं और आप सब बाजार के बिग बुल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राकेश झुनझुनवाला की। राकेश जी, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सब भारतीयों को, सब लोगों को कामनाएं। बट भाई साहब, आपने एक चीज बताई, ये सब भैया बोलते हैं, थोड़ा सबने मुझे दूध वाला भैया बना दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक ऐसा शब्द है जो सारे लोग बाजार के आपको बड़े प्यार से कहते हैं और ये एक आपके लिए लोगों का प्यार है और लोग आपको एक आइडियल के तौर पर देखते हैं कि राकेश जी की तरह हम भी किस तरह से इन्वेस्टर बने। पिछले एक साल से क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत होती दिख रही है? क्या हम बेहतर फुटिंग पे हैं? क्या इस तरह के संकेत दिख रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बातें हो रही है, सेंटीमेंट सुधर रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या आपको लगता है कि वो ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, इकोनॉमी और बेहतर होने की तैयारी में है? वो तो दिख ही रहा है, अपना ग्रोथ जो 4.8% था वो 5.7% है। और अब मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप कोई भी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो एवरीबडी इज ऑन द ओपिनियन कि भाई इंडिया इज ऑन अ साइक्लिकल अपटर्न। So there has been improvement, there's no doubt about it. It is expressed in the figures, it's no longer an opinion. लेकिन जो क्रूड के दाम तेजी से घटते हुए नजर आए, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की बैलेंस शीट पूरी तरह से बदल जाएगी, सुधर जाएगी और इसके बड़े लॉन्ग लास्टिंग असर होते हुए दिखेंगे? That will play a very important role, जो क्रूड के भाव घट गए, क्योंकि क्रूड के भाव घटे हैं, बहुत बार टिके नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये टाइम टिकेंगे और मैं हमेशा इसमें गलत भी हुआ हूँ बहुत, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्रूड का भाव $70-80 के बीच में रहेगा। और उसमें क्रूड, पेट्रोल और डीजल और एलपीजी, केरोसिन के अलावा उसमें बहुत दूसरी हर चीज़ जो सिंथेटिक यूज़ करती है, वो पॉलिएस्टर फाइबर हो या फर्टिलाइज़र हो या पेंट इंडस्ट्री हो या टायर्स हो, हर चीज़। ऑयल के भाव महीने 2 महीने ठहर गए और इन्वेंट्री पूरी होगी तो हर कॉन्सिक्वेंट चीज़ में भाव घटेंगे। और हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ा नेट इम्पोर्टर है, तो उसका मेरे को लगता है फ़ायदा ये टिक गया तो इसका फ़ायदा बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तो ये 85, मेरे को लगता है $85 ब्रेंट क्रूड के प्राइस में अभी तो कुछ नहीं। मेरे को लगता है डीजल के भाव और ₹6 घटेंगे, पेट्रोल और 2-3 रुपया घटेगा। और उसका असर इन्फ्लेशन में दिखेगा? इन्फ्लेशन में दिखेगा, वेजिटेबल प्राइसेस में दिखेगा, हर चीज़ में दिखेगा, क्योंकि यू आर यूजिंग डीजल टू ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग। डॉक्टर रघुराम राजन कह रहे थे कि मार्च 2016 का उनका टारगेट इन्फ्लेशन का, सीपीआई इन्फ्लेशन का 6% है। 6.5% तो पहले हो गया, उसके बाद डीजल कट हुआ है। आपको लगता है कि ऐसे में ये वक्त आ गया है कि अब आरबीआई की तरफ से रेट कट करने का एक एक्शन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है? मेरा पर्सनल जजमेंट बोलता है कि जनवरी के पहले जरूर इंडिया में इंटरेस्ट रेट घटेगा। और क्या ऐसे में एक बड़ी जो इन्वेस्टमेंट साइकिल को किक स्टार्ट मिलनी है, क्या ये बड़ा ट्रिगर होगा रेट कट का? इन्वेस्टमेंट की ट्रिगर के लिए देखिए, कॉन्फिडेंस है, एक ब्यूरोक्रेसी कैसे डील करती है, जो एनवायरमेंटल रीजंस हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट पेमेंट नहीं देती है, एक सर्कल है कि भाई एक कंपनी डिफिकल्टी में, क्योंकि इकोनॉमी इज नॉट मूविंग, वो अपने सप्लायर्स को पैसा नहीं देता है, वो दूसरों को नहीं देता है। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा टर्न करने को, लेकिन टर्न जरूर होगा। एंड इंटरेस्ट रेट रिडक्शन will be an effect not only on investment but also on demand for housing, demand for cars, demand for consumer durables, हर चीज़ जो ब्याज पे खरीदी जाती है। राकेश जी, आखिरी इंटरव्यू मैंने आपका किया था, इलेक्शन के रिजल्ट आए थे 16 मई को, उससे 2-4 दिन पहले, और आप तब भी बड़े बुलिश थे कि रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मुझे हिंदुस्तान में बड़ा बुल रन दिखता है, मदर ऑफ ऑल बुल रन नजर आता है। तब से लेकर लगभग 4 महीने हुए, क्या आपकी ये जो सोच है और ज़्यादा स्ट्रांग हुई है? बिल्कुल। और जो मोदी जी की लीडरशिप और जिसके बारे में बातें कही जा रही थी कि बड़ा काम करेंगे, एक्शन में रहेंगे। मोदी साहब की लीडरशिप का एक ही चीज बोल सकता हूँ कि मोदी जी की लीडरशिप का सोचो तो एक गाना था कि तुम ऐसी हो जैसे मैंने सोचा था। तो मेरे को तो लगता है कि मेरे लिए तो मोदी जी वो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मैंने सोचा था। लॉट ऑफ इंडियंस आर इम्पेशेंट, बट वी शुड नॉट फॉरगेट वी इन अ डेमोक्रेसी, इट विल टेक टाइम टू चेंज।
बट आई थिंक द बेबी स्टेप्स हैव बीन वेरी गुड। और मोदी जी जानते हैं क्या करना। बहुत जन मोदी जी को एडवाइस देने की सोचते थे। मैं बोला भी यार आप क्रिकेट कैप्टन को बोलोगे 4 कैसे मारने का, तो क्या वो समझते हैं क्या करने का। ये ठीक उसी तरह जैसे सचिन तेंदुलकर अगर खेल रहे हैं स्टेडियम में और कोई बॉल मिस कर जाए तो सबको पता है कि उन्हें कैसे खेलनी चाहिए थी। वो हिंदुस्तानी है, वो तो बोलेंगे ना हम सचिन तेंदुलकर को खेलना नहीं आता है, उसको लेफ्ट मारना था, राइट मारना था। अरे वो सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो कुछ भी एक्शन अब तक सरकार की तरफ से हुआ ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी? हाँ ट्रेलर है, और अभी तो और उसका जो इफेक्ट आना है, देखिए हर कोई एक एक्शन का पार्ट इफेक्ट आएगा, डॉट्स बनेंगे, फिर ये डॉट्स का धीरे धीरे सर्कल बनेगा। सर्कल बनने में टाइम लगेगा, पूरा सर्कल बनने में लाइनें खींचती जाएंगी, लेकिन जब ये सर्कल बनेगा तो जो हिंदुस्तान बनने वाला है, मतलब मैं परिभाषा नहीं कर सकता। इसी पर आपसे राय लेना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह के एक्शन सरकार ने लिए, डीजल रिकंट्रोल, गैस प्राइस हाइक, चाहे कितनी भी की हो, लेकिन एक इंडिकेशन साफ दिख रहा है कि सरकार बड़े फैसले लेने के लिए भी तैयार है और जल्दी लेने के लिए भी तैयार है। बड़े फैसले लेने को तैयार है, और वो क्या भाई साहब जल्दी का कोई परिभाषा नहीं है। बट मेरे को लगता है जो पूरा रिफॉर्म प्रोसेस गवर्नमेंट करेगी उसमें अभी भी और 12 से 18 महीने लगेंगे। और मैं क्वांटिटेटिव मैटर्स की बात नहीं करता हूँ, क्वालिटेटिव मैटर्स की बात करता हूँ कि भाई क्वालिटेटिवली ऑल्सो की चेंज, आपको ब्यूरोक्रेसी में चेंज लाना है, आपको मैटर ऑफ क्लियरेंस में लाना है, हाउ यू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट लाना है, हाउ यू डील। आज उन्होंने कर दिया कि एवरी राइट टू इंफॉर्मेशन रिप्लाई विल नाउ बी अवेलेबल ऑन द साइट। मतलब आपने कुछ आरटीआई किया, वो क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम पड़े, गवर्नमेंट आपको नहीं बताती थी, ठीक है, अब वो साइट पे डालेंगे तो कोई भी आरटीआई आदमी करे, पूरे हिंदुस्तान को मालूम हो सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई दी। सो दिस अ क्वालिटेटिव चेंज। सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा लगा कि सितंबर एंड से थोड़ा अक्टूबर में मार्केट पर ब्रेक लगा है, लोगों को लगा कि ग्लोबल मार्केट थोड़े से खराब हो रहे हैं। मार्केट भी मैराथन है ना यार, आप 12 किलोमीटर रन करोगे तो आप थोड़ा स्लो तो भागोगे ना, फिर क्यों कारण तो नहीं मालूम। बाजार इतना राइज हुआ था, और आई थिंक द करेक्शन वाज ड्रिवन लार्जली बाय इंटरनेशनल फैक्टर्स। तो क्या यूरोप को लेकर या चाइना के स्लोडाउन को लेकर क्या बहुत चिंता करने की जरूरत है, या इंडिया के मार्केट पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला? It will depend on the extent of slowdown. If slowdown becomes very, very bad, so economically it can affect India, right? But I think more important is the Indian software exports. कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्लोडाउन हो गया, तो सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट में कभी फर्क पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में 10-15% के करेक्शन आए, हमारे मार्केट उतने गिरे नहीं। क्या आपको लग रहा है कि एक क्लासिकल केस हिंदुस्तान के लिए धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है कि हम दूसरे ग्लोबल मार्केट से डीकपल हो सकते हैं? क्या ये स्ट्रेंथ हमारे में है? वी आर ऑलरेडी डीकपल्ड, वी आर द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड इन डॉलर टर्म्स, एंड वी आर नॉट ओनली, आई हैव मेरा एक एनालिस्ट निकाला, वी आर नॉट ओनली द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड इन इक्विटी, we are the best performing market when you take equities, commodities, bonds, of all 3 asset classes. Gold, India is the best performing market of the world, asset class. I'm able to say कि भाई आप इक्विटी में तो है ही, आप कमोडिटीज में देखो, आप बॉन्ड्स में देखो, आप गोल्ड में देखो, अक्रॉस एसेट क्लासेस द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट इन द वर्ल्ड टुडे इज इंडियन इक्विटी इन द लास्ट 1 year. क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे हैं, एक हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए अपग्रेड का, रेटिंग अपग्रेड का एक बहुत बेहतरीन केस बन रहा है? होगा मेरे को लगता है 6-9 महीने में। एक जो चिंता ग्लोबली लोगों को लग रही है कि डॉलर जिस तरह से मजबूत हो रहा है, वो शायद इक्विटी के लिए, कमोडिटीज के लिए अच्छी बात नहीं है। कमोडिटीज पर आप काफी बेरिश भी हैं, आप कह भी रहे हैं कि काफी गिरेगी। ऐसे में क्या आपको लगता है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा इससे बहुत गिरेगी, मेरे को लगता है बेयर मार्केट चालू हो गया है, वी ऑलरेडी इन अ बेयर मार्केट। मेरे को नहीं लगता बुल मार्केट आएगा, और कितनी घट सकती है, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन इट। राइट, वो अंदाजा लगाना किसी के लिए मुश्किल काम है। लेकिन ऐसे में करेंसी को लेकर, हमारी करेंसी को लेकर आपका क्या व्यू? क्या रुपए में आप कोई बड़ी वीकनेस या बड़ी स्ट्रेंथ? मेरे पास 60 की मंदी और 62-63 की तेजी, वही रेंज रहने वाला। तो रुपये पूरी तरह से आरबीआई के कंट्रोल में है, और कोई चिंता की आरबीआई के बात कंट्रोल में आफ्टर ऑल तो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस ही है हर साल,
लोगों को चिंता ये है कि एफआई पैसा नहीं लाएंगे, एफडीआई नहीं लाएंगे, हर साल वो चिंता रहती है, हर साल पैसा आते रहते हैं। अब मार्केट पर आता हूँ, कुछ आपका एक व्यू इस लिहाज से लेना चाहता हूँ कि इस वक्त आप मार्केट पर कितने बुलिश है, कितने कॉन्फिडेंट है? अभी बीवी से प्यार है, कितना प्यार है कैसे बताऊं, क्वांटिफाई तो करना है। बुलिश, आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। लेकिन आपने जब पिछली बार हमारी बात हुई, आपने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल बुल रन है। उस लिहाज से क्या ये कहना सही कि अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है, बहुत बड़ी और बहुत लंबे समय की तेजी हिंदुस्तान में? हाँ, मेरे को लगता है। कितने लंबे समय की तेजी आपको ये दिखती है, कितने सालों की तेजी दिखती है? भाई साहब, मैं ना नॉस्ट्रमस हूँ, बट मेरे को और ऐसा नहीं है आज मार्केट 50% घट बढ़ के 25% घट भी जाए, स्टिल ना बुल मार्केट। सी आई डोंट वांट टू गिव ए इंप्रेशन कि कुछ करेक्शन ही नहीं आएगा, बट मेरे को लगता है इंडिया विल रिमेन इन अ बुल मार्केट फॉर 15-20 ईयर्स। और सबसे बड़ा कारण जो लोग भूल रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस, वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड इज वी हैव अ गुड वेल regulated market. Third biggest reason is the underexposure of Indians. We are saving $650 billion a year. मेरे को लगता है 4-5-6 साल में $1 trillion हो जाएगा। इक्विटी में $6 बिलियन नहीं आते हैं, आप समझे ना। तो $6 बिलियन मेरे को लगता है 2020 में से $100 बिलियन इंडिया का आएगा, हिंदुस्तान का, 2019, 2020, 2021, और वो आएगा ही, क्योंकि इक्विटी विल गिव रिटर्न, और लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है नहीं इक्विटी में। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि सब इक्विटी बात, सब, मेरी मम्मी भी मेरे को एक दिन बोलती है, तू क्या ये कागज खरीदता है, तू शेयर तो खरीदता ही नहीं है, तू प्रॉपर्टी तो कुछ लेता ही नहीं है। मैंने एन एग्जाम्पल आई गिव यू, मैंने 2004 या 5 में 2004 में 27 करोड़ के शेयर बेचे थे क्रिसिल कंपनी के। वो पैसे से मैंने घर लिया, वो मैं नहीं बेचता तो आज मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती थी 3.5 लाख, करीब 625 करोड़, 600 करोड़, और 40 करोड़ रुपया मुझे डिविडेंड आता था 10 साल। तो मैंने जो 27 करोड़ शेयर बेच के 27 करोड़ का घर लिया, वो मैं क्रिसिल के शेयरों में छोड़ देता तो आज वो 625 करोड़ की वैल्यू होती, और 10 साल में मेरे को 40 करोड़ रुपया डिविडेंड आता। तो ऐसी बात नहीं है कि खाली रियल एस्टेट में रिटर्न आता है। तो एवरी इंडियन विल रियलाइज, ही विल कम। राकेश, आपकी एक यूनिक स्टाइल है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने कई सालों से अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी बेहतरीन स्टॉक रखे हैं जो रिटर्न दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आप एक बहुत एस ट्रेडर भी हैं। दोनों के बीच में ये कॉम्बिनेशन बनाना, लॉन्ग टर्म भी सोचना और शॉर्ट टर्म भी सोचना, कैसे करते हैं? देखो, आपने कभी बीवी और गर्लफ्रेंड रखी है साथ में? दोनों को खुश रखो। तो ये भी ऐसा है कि इक्विटी अलग और ट्रेडिंग अलग, इन्वेस्टमेंट अलग और ट्रेडिंग अलग। बट क्या ये बहुत आसान है कि आप शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो पे अलग अप्रोच रखें? और आसान है एटीट्यूड के बारे में कि लॉन्ग टर्म हमको हिंदुस्तान में, जब जिस दिन में शेयर बाजार में आया मुझे तेजी लगती है, और आज भी लगती है। तो मेरे को लगता है कि बेस्ट रिटर्न जो भी पैसा आए वो इक्विटी का है, राइट। तो इक्विटी में पैसा जो भी हम कमाते हैं, ट्रेडिंग से कमा के लगाते हैं। तो ट्रेडिंग इज व्हाट इट इज, मोमेंटम, इट्स नॉट इन अ लॉन्ग टर्म। तो मैं तो दोनों पोर्टफोलियो को एक दूसरे से कुछ नहीं करते। एक बात जो मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि डाउन साइड रिस्क कितनी हो सकती है? कई बार अनफॉर्चुनेट ऐसी सिचुएशन बन सकती है, कुछ ऐसी इवेंट्स हो सकती है जिसका आपको या मुझे पता नहीं है, लेकिन उसे छोड़कर क्या आपको लगता है कि 16 मई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो हमने लोज बनाए 7200 के आसपास जो भी निफ्टी को, क्या उसे एक अच्छा बेस या बॉटम मानकर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंटली बाजार में रह सकते हैं? और व्हाई डू यू थिंक ऑफ द मार्केट? आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखो ना। मैं ऐसा ट्रेडिंग में समझता हूँ कि अपनी 100 रुपए की पोजीशन है तो 10 रुपए का नुकसान कभी भी हो जाता है। और ट्रेडिंग में तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, नुकसान है तो हम तो વધારે लेवानू, गतारे बेचवानू, तो घटेगा तो बेच देंगे। और इन्वेस्टमेंट में भी कभी लॉस हो सकता है। अब कितना लॉस हो, कभी 40% हो सकता है, कभी 50% हो सकता है, कभी नुकसान होता ही नहीं है। तो हर समय पर क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई हैव टू सी द इंडिविजुअल पोजीशन, द एप्रिसिएशन, द जनरल मार्केट कंडीशंस। बट नुकसान हो सकता है, ये पक्का। बिल्कुल। इकोनॉमी अप ट्रेंड के साथ रेट सेंसिटिव बैंक्स, फाइनेंशियल्स ये काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। क्या आप इस स्पेस पे बहुत बुलिश हैं इस वक्त? मैं बुलिश हूँ। और इसमें
कहाँ आपको ज़्यादा अच्छी सिचुएशन दिख रही है? क्योंकि एक तरफ जहाँ कुछ पीएसयू बैंक है जहाँ एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं हैं अभी भी लेकिन वैल्यूशन वहाँ सस्ते हैं, और दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। और बेहतरीन का भाव भी है ना। एनीवे आई वुड से मेरे को लगता है बेस्ट प्लेस है हाउसिंग फाइनेंस, तो वहाँ पे मेरे को लगता है बहुत ग्रोथ आएगी, एंड फाइनेंशियल्स इन जनरल। काफ़ी फार्मा और आईटी स्टॉक्स पर आप बुलिश रहे हैं, क्या ये एक ऐसी स्पेस है कि ग्लोबल स्लो डाउन भले ही नजर आए लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी बेहतर पोजीशन? फार्मा इज इंसुलेटेड फ्रॉम ग्लोबल स्लो डाउन बिकॉज मोस्ट ऑफ इंडिया इज फार्मा एक्सपोर्ट्स आर टू रिच कंट्रीज, एंड वहाँ हेल्थ केयर कम हो जाए और मेडिसिन का कंजम्पशन जेनरिक देते हैं अपन, तो होगा भी तो 10-15 साल लगेगा स्लो डाउन होने। आईटी में वी आर गेटिंग, सी देयर इज ऑलरेडी नॉट वेरी गुड ग्रोथ बट वी आर कैप्चरिंग मोर मार्केट शेयर, बट आईटी में वर्ल्ड वाइड देयर इज अ वेरी बिग स्लो डाउन तो इफेक्ट हो सकता है। कंजम्पशन पर आप मेरे ख्याल से काफ़ी बुलिश रहे। एक स्टॉक जो आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया वो यूएसएल था, यूनाइटेड स्पिरिट्स। क्या ये इंडस्ट्री इंडिया में यहाँ से और बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर सकती है? क्या ट्रिगर्स आपको लगते हैं? आप कभी विस्की पीते हो? जी नहीं। आप देखिए ना कितने परसेंटेज ऑफ इंडियन विस्की पीते हैं और क्या कुछ नहीं पेनिट्रेशन। फिर दूसरी चीज एक रिपोर्ट में मैंने देखा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 100 रुपए की सिगरेट बेचो अमेरिका में तो कंपनी को मिलता है 33 रुपया, और 100 रुपए की दारू बेचो तो मिलता है 43 रुपया अप्रॉक्सीमेट। इंडिया में उल्टा है कि 100 रुपए की सिगरेट बेचो तो 43 रुपया मिलते हैं और 100 रुपए की दारू मिले तो 33 रुपया मिलता है। दैट विल ऑल्सो रिवर्स इन इंडिया। अच्छा, आज 65-70% मार्केट इंडिया में अब मल्टीनेशनल्स के हाथ में आ गई, तो आई थिंक गवर्नेंस प्रैक्टिसेस विल इम्प्रूव। तो आई एम सी इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्लो प्रोसेस। जिसको 8-10 साल की पेशेंस है और थॉट है वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। राकेश जी, रिसेंटली हमने देखा ब्लॉक डील्स में नाम आया कि राकेश जी ने एमसीएक्स खरीदा, वो ऐसे वक्त जबकि बहुत लोग दूर भाग रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको क्या ऐसे ट्रिगर्स नजर आए, क्या रीजंस लगे आपको? सर इट्स अ मोनोपोली, उसकी मोनोपोली तोड़ने में बहुत मुश्किल है। इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम द मार्केट शेयर हैव वेंट डाउन बिलो 82%। मेरे को लगता है देयर इज गोइंग टू बी बिग 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 ग्रोथ इन ट्रेडिंग एंड हेजिंग, राइट। थर्ड थिंग इज सी द क्राइसिस वाज ओवर नो, बिकॉज एफटी की मैं तो सब इंसिडेंट हुआ उसके 3-4-5 महीने बाद लिया। आई डिड नॉट बाय द लोएस्ट प्राइसेस, देयर वाज द रिस्क आई थॉट एट दैट टाइम। लेकिन उसके बाद जब एफटी का एग्रीमेंट हो गया उदय कोटक के साथ और वॉल्यूम्स वापस आ गए, अरे सॉरी एमसीएक्स का 2-3 महीने परफेक्ट चल रहा था, तो क्या रिस्क थी। और इट्स अ कैश बिजनेस, मोनोपोली बिजनेस, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। जनरली सरकारी कंपनियां आप कम पसंद करते हैं। एमसीएक्स तो सरकारी कंपनी थोड़ी नहीं। मैं अगला सवाल जिस पर आ रहा हूं, क्या आपको अब सरकार बदलने के बाद सरकारी कंपनियों के आउटलुक को लेकर, उनके परसेप्शन को लेकर कोई बदलाव आया? एक और रिसेंट एडिशन आपके पोर्टफोलियो में जीएसएफसी का हुआ है, उस पर राय लेना चाहता हूँ। क्या मालूम, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है ज़्यादा। मेरे ऑफिस में मेरा पार्टनर बोला जीएसएफसी लो, मैं बोला तू ले ले। रियली आई डोंट नो हाउ मच इट अर्न्स, व्हाट इतना सिंपल है? हाँ एब्सोल्युटली। अच्छा, सरकारी कंपनियों पर क्या व्यू बदलने का वक्त है बाजार का, इन्वेस्टर का? क्योंकि लोग जनरली वो वैल्यूएशन कभी देते नहीं है कि पता नहीं कब पॉलिसी बदलेगी सरकार। I will, although I have some public sector stocks, I will not invest in them for the long term easily. हालांकि जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा मैंने पीएसयू स्टॉक्स में बनाया है। देयर आर गुड पीएसयू स्टॉक्स बट आई विल बी केयरफुल। राकेश जी, चूंकि आप स्टॉक्स पर आज आपने पहले कहा कि सेबी के रेगुलेशंस आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं एक ओपिनियन या यूं कहें कि एक मैसेज लेना चाहता हूं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं हिंदुस्तान में जो आपको फॉलो करते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो इक्विटी के तरफ उन्हें ले जाए और उनको ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे कि आपकी वेल्थ अगले 10, 15, 20 सालों में अगर बनेगी तो इक्विटी में बनेगी? मैं क्यों तो किसको ये मैसेज दूँ और क्यों समझाऊँ और सिखाऊँ? आप बताओ। अब तेरे और मेरे बोलने से सीखने वाले नहीं है, बाजार बढ़ेगा खुद आएंगे। मुझे तो, मैं तो बोलता हूँ बिलीव इन इंडिया, हैप्पी इन्वेस्टिंग, मेक मनी। कोई सुनता नहीं है। और 500 पॉइंट बढ़ेगा और आएंगे, और 500 पॉइंट बढ़ेगा और आएंगे। 5-7 साल में चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, ड्राइवर, प्यून सब आ जाएंगे। वो मैं लिख के देता हूँ।
तो यानी कि तेजी के साथ मार्केट में लोग एंटर होंगे। लेकिन जो लोग अभी बाहर बैठे हैं, साइड लाइन पर बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं तेजी, करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं कब नीचे आएगा तो लेंगे, उनके लिए एक एडवाइस। माई कम्युनिकेशन टू एवरी इन्वेस्टर इज कि आप सिप में डालो, मंथली स्कीम में डालो, तो आप लो में भी इन्वेस्ट करोगे, हाई में भी इन्वेस्ट करोगे और कॉन्फिडेंस रखो। 3, 5, 10 साल का व्यू, क्या आपको लगता है मेरे को 20 साल हिंदुस्तान में तेजी है। 20 साल की तेजी हिंदुस्तान? मैं 20 साल पहले हिंदुस्तान जो फेज एंटर करने वाला है ना, उसमें मेजर करेक्शन आ सकते हैं। कभी कोई चीज 100 की 500 होकर 300 हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म तेजी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर बिग बुल राकेश झुंझुनवाला अब भी उतने ही बुलिश है, या यूं कहूं कि मैं आपके लाइफ टाइम में अब तक सबसे ज्यादा बुलिश आप इसी वक्त हैं, क्या ये समझना ठीक है? क्या मालूम है कब कितना बुलिश था, क्या मालूम, याद नहीं है, लेकिन मैं अभी आई एम वेरी बुलिश। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल जाके शेयर ले लो, राइट? क्योंकि यू चूज योर टाइम। मतलब आई एम सेइंग फॉर एन इन्वेस्टर, इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म द वर्ल्ड एंड इंडियंस आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी बिग। ये 2 चीजें मुझे जरूर लगती है। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।